नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 14 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज आप लोग के सामने 14 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करूंगी। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। तो जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो कोशिश करिएगा आप लोग भी साथ में आंसर देने का, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर करिए, लाइक्स बढ़ाइए, ठीक है। तो इसका दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है कि छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन था 2023, जिसका आयोजन किया गया दोस्तों देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो ये छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। और यहाँ पे जो विदेश मामलों के जो सचिव हैं डॉक्टर ओसाफ सईद, इन्होंने ठीक है इस सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र, जो अरब क्षेत्र है, उनसे भारत का देखा जाए दोस्तों ये प्राचीन एक तरीके से ऐतिहासिक संबंध रहा है। और ये व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत ही बड़ा व्यापारिक भागीदार भी रहा है और ये बहुत प्राचीन काल से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। पिछले वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। देख रहे हैं किस तरीके से व्यापार है इन देशों के बीच। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन ने दोनों पक्षों के यानी कि भारत और अरब क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए उपयोगी मंच उपलब्ध कराया है, ठीक है। उन्होंने यानी कि जो सचिव है उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया है इस सम्मेलन के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। आइए इसी के साथ हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, मुस्लिम लीग वर्ल्ड के महासचिव हैं जिनका भी हाल ही में भारत में दौरा हुआ, मोहम्मद ठीक है बिन अब्दुल करीम अल ईसा, ठीक है। ये भारत दौरे पे आए थे। ये देखिए कौन है, ध्यान रखिएगा, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं और इनकी मुलाकात ठीक है, इनकी जो भेंट हुई है वो भारत के ठीक है राष्ट्रपति से हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इनकी भेंट हुई है। इन्होंने देखिए चूंकि ये भारत दौरे पे आए थे तो इस दौरान एक जो है धर्मों के बीच संभावना सद्भाव के लिए संवाद जो है आयोजन किया गया था। किसके सहयोग थे, तो ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी के सहयोग से आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को, इस संवाद को इन्होंने संबोधित भी किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे या फिर भारत दौरे पे आए डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा क्या है, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए कितने राज्यों को 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है, ठीक है। तो कितने राज्यों को दोस्तों, तो ये किया है 12 राज्यों को, ठीक है। 12 राज्यों को केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर हम देखें लमसम जो ये जो राशि है वो है 7,532 करोड़ रुपए, जो कि जैसा कि आपको पता है कई राज्यों में जो है आपदा आई हुई, जैसे कि बाढ़ आपदा, लगातार बारिश की वजह से वहां पे पानी जो है काफी ज्यादा भर गया है। तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं इन्हीं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 22 राज्यों के लिए जो है 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए यह राशि जारी की है।
जैसा कि आप जान रहे हैं, देश भर में कई राज्यों के शासित प्रदेशों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए केंद्र ने दिशा निर्देशों में भी छूट दी है। जैसा कि पिछले वर्ष जो वित्त जारी किया गया था दोस्तों, जो सहायता राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया था, उसका कितना इस्तेमाल हुआ ये देखिए केंद्र को लिखित देना पड़ता है। लेकिन इस बार चूंकि ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है कि बिना एक तरीके से छूट दिया गया है कि बिना इंतजार किए वो जो इस्तेमाल के प्रमाण पत्र थे, जो पिछले वर्ष जो राशि दी गई थी सहायता राशि, उसका जो इस्तेमाल का प्रमाण पत्र था उसके इंतजार किए बिना ही त्वरित जो है मदद की राशि जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम, जो कि 2005 में जारी किया गया था और इसका भाग है 41(1)(a), ठीक है, 48(1)(a). इसके तहत जो है प्रत्येक राज्य में क्या बनाया जाएगा, एक आपदा प्रबंधन कोष यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाया गया है, ठीक है। किसके तहत, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। तो आपदा से निपटने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध एक प्राथमिक कोष है। अगर देखा जाए जो राज्य जो ये सहायता राशि जारी की जाती है, एक तरीके से केंद्र और राज्य का इसमें जो है एक तरीके से मिल करके ये राशि जारी करते हैं, जिसमें से देखा जाए राज्य जो केंद्र का भाग होता है वो पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय क्षेत्र के राज्यों में जो रेशियो होता है सहयोग का वो 90:10 होता है, यानी कि 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। वहीं अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो उसमें जो सहायता राशि का भाग होता है वो 75:25 होता है, यानी कि 75 जो है वो केंद्र सरकार देगी और 25 जो है वो राज्य सरकार देगी। SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात किया जाए तो ये देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये जैसे चक्रवात आ गया, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले और शीतलहर जैसी जो आपदाएं होती हैं उनसे पीड़ित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए ये जो है प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो SDRF है ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए, मानव निर्मित आपदाओं के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिश देखा जाए दोस्तों, तो उसने केंद्र में जो है 2021-22, चूंकि 15वां वित्त आयोग का जो समय है 2020-21 से 2025-26 है और SDRF के लिए उन्होंने कितने राशि की आवंटन की थी, तो 1,28,122 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के आवंटन की बात की थी। और ये ध्यान रखिएगा ये 22 राज्य हैं। चलिए आप मुझे बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं राज्यों से संबंधित दोस्तों, जैसे कि राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया गया है, किस राज्य के द्वारा दोस्तों, मेघालय के द्वारा। अगला है राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है, किस राज्य सरकार ने, तो मध्य प्रदेश ने। वहीं भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये असम में बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शहरों में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ किया गया है, कौन से राज्य सरकार द्वारा दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। तो अम्मा पोखरी योजना उड़ीसा राज्य सरकार से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा करंट के साथ साथ ये यूपी स्पेशल भी है, ठीक है, और अपराध निपटान से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज सी, दूसरे स्थान पे है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, ठीक है, राज्य में, उसमें निपटान के मामले में, त्वरित निपटान के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटान में उत्तर प्रदेश जो है भारत में दूसरे स्थान पे। यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध के अगर हम बात करें कि जो अपराध होते हैं, अपराध के जो लंबित मामले के निपटान में भी अगर देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे है। वहीं अगर बात करें जो FIR रजिस्टर्ड की जाती है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में और FIR दर्ज कराने और साथ ही साथ जांच के मामले में अगर हम उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो ये 5वें स्थान पर आता है। वहीं बात करें इसने जो है IPC की धारा, ठीक है, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत 97.80 FIR का निपटार किया है। आप ये देख सकते हैं इतने जो है निपटार के साथ जो है FIR के मामले को दर्ज करना और निपटार करने में 5वें स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश आता है।
वहीं बात करें महिलाओं के, अगर हम ओवरऑल देखें कौन सा राज्य पहले स्थान पे आता है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, उन अपराधों के मामले को सुलझाने में, उनका निपटान करने में, तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो कि 98.30 मामले के निपटान के साथ ये पहले स्थान पे आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एक तरीके से सोशल जस्टिस से भी संबंधित जो आपका एग्जाम होता है मेंस का, उसमें भी आप ये सारी चीजें लगा सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, यानी कि जो डेयरी उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। वहीं राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है, किस राज्य सरकार ने? ये भी उत्तर प्रदेश ने। वहीं भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, किस आईआईटी संस्थान ने ओस्टियो एचआर नेट नामक एक एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ढांचा विकसित किया है? तो किस आईआईटी संस्थान ने किया है दोस्तों? ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ओस्टियो एचआर नेट नामक एक एआई आधारित ढांचा विकसित किया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस ढांचे का उद्देश्य क्या है? एक्सरे छवियों के स्वचालित विश्लेषण के माध्यम से घुटने के ऑस्टियो, ठीक है, आर्थराइटिस की गंभीरता के आकलन में क्रांतिकारी बदलाव लाना। घुटने का ऑस्टियो आर्थराइटिस भारत में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करता है। अगर हम ओवरऑल आबादी की बात करें तो लगभग 28% जो लोग हैं वो घुटने के ऑस्टियो आर्थराइटिस से प्रभावित दिखते हैं, ठीक है। घुटने का ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस भारत में यह स्थिति चुनौतियों का सामना करती है क्योंकि उन्नत चरणों में पूर्ण संयुक्त प्रतिस्थापन को छोड़ इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं होने के कारण बहुत बड़े जनसंख्या को ये प्रभावित करती है। प्रभावित दर्द प्रबंधन और सुधारात्मक उपायों के लिए शीघ्र निदान महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि एमआरआई और सीटी स्कैन सटीक निदान के लिए घुटनों के जोड़ों में 3D दृष्टि प्रदान करते हैं। उनकी सीमित उपलब्धता और उच्च लागत उनके व्यापक उपयोग में बाधा डालती है। दूसरी ओर देखा जाए तो एक्सरे इमेजिंग, ठीक है, नियमित निदान के लिए अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आईआईटी गुवाहाटी है उसके शोधकर्ताओं ने ओस्टियो एचआर नेट नामक एक एआई आधारित ढांचा विकसित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना प्रारंभ की है? तो ये बहुत पहले की योजना है जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी। तो अटल वयो अभ्युदय योजना जो प्रारंभ की गई थी वो की गई कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो देश के वरिष्ठ नागरिक हैं दोस्तों, उन वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था जो एल्डर एज लोग हैं। अगर हम इस योजना के बारे में देखें, इस योजना जो है ये समाज में जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्ग लोगों का जो समाज में बहुमूल्य योगदान था दोस्तों, उन योगदान को मान्यता प्रदान करता है ये योजना और उनके कल्याण और सामाजिक समावेशन भी जो है वो सुनिश्चित करता है। कौन क्या चीज? तो ये योजना अटल वयो अभ्युदय योजना। सरकार का लक्ष्य देखिए क्या है? समाज में जो बुजुर्गों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देकर उन्हें सशक्त बनाना है, उनका उत्थान करना है ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी और समावेशन सुनिश्चित हो सके, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का नोडल विभाग होने के नाते, ठीक है, सामाजिक कल्याण एवं जो है न्याय मंत्रालय की बात करें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो ये विभाग जो है विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। कई सारी योजनाओं को जो है ये क्रियान्वित कर रहा है जो कि सामाजिक कल्याण से संबंधित है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को नया रूप देकर इसे अटल वयो अभ्युदय योजना का नया नाम दिया। ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी दोस्तों जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो समाज में उनका जो योगदान है उसको मान्यता देने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए, ठीक है, ये जो योजना थी राष्ट्रीय कार्य योजना, इसी का नया नाम जबकि इसी को नया स्वरूप दिया गया, एक तरीके से न्यू वर्जन कह सकते हैं, ठीक है, किसका? राष्ट्रीय कार्य योजना क्या हो गया है? अटल वयो अभ्युदय योजना हो गया है और इसे जो है अप्रैल 2021 में जो है सम्मिलित किया गया था, ठीक है।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है अटल वयो अभ्युदय योजना को किसमें सम्मिलित किया गया था, तो राष्ट्रीय कार्य योजना में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़े। चलिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों की 34वें राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में जो पदक तालिका जारी की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, चलिए बताते रहिए साथ ही साथ। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, पहला। देखिए साथ में आंसर भी आप लोग देते रहा करिए, ठीक है। तो पहला स्थान है। तो अभी हम देखें जो 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और इसमें ओलंपियाड में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसी 4 स्वर्ण पदक के साथ भारत जो है वो पहले स्थान पर है। और ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में जो पदक तालिका जारी की गई है उसमें भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात करें ध्रुव अडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा ने अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते। तो 4 स्वर्ण पदक किससे किससे जीते ये आपसे पूछा बताए गए यहाँ पे। इससे पहले भारत ने देखा जाए तो यहाँ पे खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में भी पदक जीते थे 2008, 2009, 2010, 11, 15, 21 में, भौतिकी में 2018 में, जूनियर साइंस में भी इससे जो है 4 बार पदक जीत चुका है, शीर्ष पे रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा है जो 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पहली बार भारत जो है ये स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पे रहा है, ठीक है, जीव विज्ञान ओलंपियाड में, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किसने किया है, तो जनरल अनिल सिंह ने किया है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों, अनिल चौहान। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पहले जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल थे वो कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो पोर्ट ब्लेयर में जो नौसेना वायु स्टेशन है वहां पे INS उत्कर्ष में, ठीक है, LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किया गया है। ये 6000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली नई अतिरिक्त हैंगर सुविधा ड्रोनियर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के साथ P-81 विमानों के संयोजनों को समायोजित करने में जो है सक्षम है। जनरल अनिल चौहान की बात करें तो इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड में IIT चेन्नई के परामर्श से विकसित वेट बेसिन और रैपिड जेटी का भी उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा ये INS जो पोर्ट ब्लेयर में जो INS जहाज की मरम्मत के लिए एक यार्ड बनाया गया है, किसके परामर्श से, तो IIT चेन्नई के जो है परामर्श से इसका उद्घाटन भी जो जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत के नौसेना स्टाफ चीफ कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो एडमिरल R हरि कुमार है। वहीं आपसे चीफ ऑफ डिफेंस जैसा कि आपको बताया गया जनरल अनिल चौहान है। तो ये था दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति से संबंधित है कि हाल ही में ITC बोर्ड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है संजीव पुरी को किया गया है। तो ITC लिमिटेड के निदेशक मंडल ने संजीव पुरी को 5 साल के लिए कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। तो किसे किया है, संजीव पुरी को किया है। ITC लिमिटेड की बात करें, ध्यान रखिएगा ये प्रतिष्ठित भारतीय समूह है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक प्रमुख स्थान भी रखती है। तो जो भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रमुख कंपनियां, उसमें ITC का नाम है काफी ज्यादा। अगर हम संजीव पुरी की बात करें जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये फरवरी 2017 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और बाद में मई 2018 में प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें फिर से नामित किया गया था और अब इन्हें अगले 5 सालों के लिए, ठीक है, ITC लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए इनको चेयरमैन प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, संजीव पुरी को। यहाँ पे हम कुछ और भी नियुक्तियां देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में हुई हैं।
जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किसे किया है? अभिजीत चक्रवर्ती को किया है। वही लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो देवेश उत्तम को किया गया है। अगला है, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं कौन? शेख तलाल। और लास्ट अपॉइंटमेंट कौन सी है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं कौन? बने हैं के राजा रमन जो है ये बनाए गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स थी जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का आयात करेगा? तो किस देश से करेगा दोस्तों? ये करेगा जापान से। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जापान जो है भारत को स्टिल्थ यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का निर्यात करेगा। इंडिया और जापान ने हाल ही में इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के नोरा के विकास के लिए एक सहयोग ज्ञापन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। बात करें यहाँ पे इसके बारे में नोरा, तो ये सिंह आकार की एक अनूठी संरचना सामरिक डेटा लिंक टाकन यानी कि टेक्निकल एयर नेविगेशन और संचार के लिए कई एंटेना को समेकित करती है, जिसका लक्ष्य रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना है और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा देश जो है वो यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का निर्यात करेगी भारत को? तो वो करेगा दोस्तों जापान। तो ये था नाइन्थ क्वेश्चन। अब आज के हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश के द्वारा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हनुमान जी को मैस्कट बनाया गया है? तो जैसा कि आपको पता है अभी इसका आयोजन हो रहा है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, और इसका मैस्कट की बात किया जाए तो हनुमान जी हैं। कौन बना है दोस्तों? थाईलैंड। तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। 12 जुलाई से शुरू है, 16 जुलाई तक चलेगा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? तो ये थाईलैंड में आयोजन किया जा रहा है। और इसका मैस्कॉट की बात करें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैस्कॉट की, तो हनुमान जी हैं। ठीक है, हनुमान जी को बनाया गया जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैस्कॉट का जो चयन किया गया जो मेजबान देश यानी कि थाईलैंड की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया है। अगर हम बात करें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की दोस्तों, तो ये हर 2 साल पे आयोजित होती है। इसके पहले देखिए 2019 में इसका आयोजन किया गया था आखिरी बार, लेकिन कहाँ पे किया गया था? कतर में किया गया था। कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। और चूंकि 2021 में आने वाला था, लेकिन जिसका मेजबान चीन था, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका और 2023 में थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मैस्कट क्या है दोस्तों? हनुमान जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि IIT जंजीबार की पहली महिला निदेशक बनाई गई है। कौन सी दोस्तों? प्रीति अग्यालम। ठीक है, 50वीं GST परिषद की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कहाँ पे दोस्तों? तो 12 जुलाई को हुई है, नई दिल्ली में हुई है। हुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सिफारिश प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। किसने दोस्तों? तो उड़ीसा सरकार ने। वही शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फिन गैस की खोज की है किसने? मोना केआ वेधशाला, जो कि कहाँ है? हवाई। ठीक है, हवाई द्वीप दोस्तों USA का है। ठीक है भाग। वहीं सबसे छोटी विलुप्त पेंगुइन प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? तो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है उसके दक्षिणी तारानाकी क्षेत्र में किया गया है। तो ये था दोस्तों 10 जो कि हमारे MCQs के साथ साथ फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 10 स्टैटिक्स जी के। तो हमारा आज का पहला है हार्मोन लड़ो या मरो ठीक है, माफ करिएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों? एड्रेनालिन जो है ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। वहीं शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसने किया था दोस्तों? तो रामानुज के द्वारा किया गया था। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। देखिए सूफीवाद के कई सिलसिले थे, जिसमें से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो, ठीक है, नक्शबंदिया था। वही बात करें दोस्तों नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो कमैया प्रणाली। ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था,
क्या नाम था दोस्तों? लुई फिशर था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वही महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजम नामा। ठीक है, अगला है घाव को भरने में सहायक विटामिन जो है वो है विटामिन सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी होती है? ऊर्जा की होती है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था दोस्तों 26 नवंबर, ठीक है, 1949 और 26 जनवरी 1950 में से लागू किया गया था। वही संविधान का 92वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल से। ठीक है, दल बदल जो कि अनुसूची किसमें 10वें से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करिएगा दोस्तों। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो पीडीएफ है, ठीक है, जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।